सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो जितने भी गाइड्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अपना केमिस्ट्री का पार्ट 1 एंड दिस इज मैटर इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर इनका नाम सुनने में थोड़े से टिपिकल लगते हैं। आज मैं आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर करने वाला हूँ और बहुत बेसिक रहेगा, ठीक है? तो चीज़ें क्या है ना, केमिस्ट्री में है तो सिंपल, बस हम लोग रैंडमली पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग पूछे ना व्हाट आर एटम्स, तो आप सीधे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, राइट? यानी कि जो मैटर बन रहा है वो एटम के थ्रू ही बन रहा है। अब मैटर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो गाइज, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट्स व्हाट मैटर इज। तो मैटर कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर मैटर में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। बात तो सही है, लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? तो यहाँ पर ये सवाल प्रीवियसली पूछा हुआ है और जवाब है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का एग्जांपल क्या हो जाएगा? द परफेक्ट एग्जांपल कैन बी, जैसे लाइटनिंग हो रही है। अब जो लाइटनिंग है वो बेसिकली आप उसे सॉलिड कहोगे, लिक्विड कहोगे या गैस कहोगे? तीनों में से कुछ नहीं कह सकते, वो एक्चुअली प्लाज्मा है। ऐसी पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और अगर मैं डाल्टन साहब की थ्योरी के हिसाब से जाऊं तो ये सबसे छोटा पार्ट है किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट मतलब तत्व, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो ये सब एलिमेंट्स ही तो हैं। तो इट इज द स्मॉलेस्ट कंस्टेंट यूनिट ऑफ द मैटर दैट possesses द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल एलिमेंट। अब ये जो आपने एलिमेंट टर्म यूज किया, ये सर कोई और भी एग्जांपल होगा? सोडियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब आपके एलिमेंट्स ही तो है। तो प्रेजेंट में मॉडर्न पीरियड टेबल जो है, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी, इसमें कुल मिला के 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो डाल्टन साहब के हिसाब से क्या था कि उनमें से जो सबसे छोटा पार्ट हो सकता है उसको एटम कहते हैं, लेकिन एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इंस्टेड दे फॉर्म आयंस एंड मॉलिक्यूल्स which further combine in the large number to form matter that we see, feel और touch। तो मैं जो गोल्ड को छू पा रहा हूँ, तो बेसिकली वो ऐसा थोड़ी केवल एटम है, वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट। अब जैसे मान लो कि मैं नमक का एग्जांपल ले लूँ, जो नमक आप खाते हैं, तो उसमें सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। तो Na प्लस और Cl माइनस मिलकर वहां पर वो कंपाउंड तैयार हुआ है। तो यही कह रहा है कि एटम्स आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्लो भी जाना पड़ेगा, डेप्थ भी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो झिझकना नहीं, प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो जो एटमिक स्ट्रक्चर्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो सेंटर में, फिर से रिपीट कर दूं, क्या प्रेजेंट है? आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? इनको कंबाइंड फॉर्म में आप लोग क्या कह सकते हैं गाइस? दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या है मेरे भाई? ये आपके कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, ठीक है? अब प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? तो प्रोटॉन्स होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके न्यूट्रल। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या कहीं भी लगा सकते हैं? नहीं, इनका एक फिक्स पाथ होता है जिसको हम लोग शेल कह रहे हैं। तो क्योंकि देखो, न्यूक्लियस से आपकी पहली शेल यही है तो इसको बोलूंगा फर्स्ट शेल, या आपकी सेकंड शेल, ऐसे करते करते तीसरी चौथी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। तो पहली शेल को ए से रिप्रेजेंट नहीं करते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट शेल आपकी के शेल है, सेकंड शेल आपकी एल शेल है, तीसरी शेल आपकी एम शेल है और चौथी शेल आपकी एन शेल है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और दूसरी शेल में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई रूल है कि सर यहाँ पे पहले में 2 ही होंगे, दूसरे में 4 होंगे? क्या ऐसा कोई रूल है? तो आंसर है हाँ सर, ऐसा रूल है। तो वैसे तो इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं जो बेसिक्स बताऊंगा ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैलेंसी, वैलेंशन, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा इसे। गाइस, ये जो सबसे पहली वाली आप शेल देख रहे हो, तो इसको वन फर्स्ट शेल या फिर के शेल कह सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो फॉर्मूला है 2n²। क्या है फॉर्मूला? 2n²। जहाँ पे n आपकी शेल का नंबर है, तो जैसे पहली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो पहली शेल में 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया?
n इक्वल टू 1 था 2, यानी जो पहली शेल होगी मेरे भाई इसमें आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एल शेल है फिर इसमें कितने आ जाएंगे? तो जो दूसरी शेल है इसमें देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या बना 8, यानी जो आपकी दूसरी शेल है मेरे भाई एल शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तीसरी शेल पे आ जाओ। तीसरी जो शेल है 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या बन गया, इसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से जो एन शेल है इसमें क्या हो जाएगा 32। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही फॉर्मूला हेल्प करेगा पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे बनता है उसका आप उदाहरण ले लेते हैं। अब हम लोग जब पीरियड टेबल देखेंगे तो पीरियड टेबल में जो अरेंजमेंट है मॉडर्न पीरियड टेबल, ध्यान से देखना, आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले द्वारा ये जो पीरियड टेबल बनाई गई ये किस पर बेस्ड है, ये परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 30 तक याद कर लो। फिर क्या है आपकी ट्रिक, ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें शिवजी सुने पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। इस तरीके से आप पूरी पीरियड टेबल याद कर सकते हैं। लाख सोचा पर न थी प्रेम की सीमाइयों, गधे ने तब ड्राइक्लीन होवर तुम्हें यू लव लिखा। तो कुल मिला के ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब ट्रिक्स हैं जिससे पूरी पीरियड टेबल याद हो जाती है। खैर, अब जैसे मैंने आपसे बात की सोडियम की, सोडियम कौन से नंबर पे आ रहा है 11वां। ये आप आज होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ, 30 तक याद कर लेना। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम, ये सीक्वेंस ऑर्डर में याद हो जाएगा। तो ये आपका जो एटॉमिक नंबर अभी मैंने बताया याद रखना, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलवेज। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो हमेशा याद रखेंगे एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से जैसे सोडियम है, क्या बोला मैंने, सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है मेरे भाई वो है 11। क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो यहाँ पर अगर मुझसे कोई कहेगा सब प्रोटॉन्स की संख्या क्या है, तो सिंपल सी बात है प्रोटॉन्स की संख्या भी 11 ही होगी। एक चीज और गाइस, यदि इलेक्ट्रॉन दिए या लिए नहीं गए हैं, अब दिए और लिए क्यों जाते हैं, फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि हर एलिमेंट को सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो या तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा रहे हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कम ज्यादा हो जाएंगे, वरना जो एटॉमिक नंबर होगा न्यूट्रल एटम में उतना ही प्रोटॉन्स की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाएगा तो मुझे बताओ 11 इलेक्ट्रॉन क्या पहली वाली शेल में भर जाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे होते हैं और फिक्स होता है। फॉर्मूला क्या है वो 2n स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहली शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी शेल में सर 18 आ सकते हैं, लेकिन क्या 18 लिख दूं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे थे ही 11 इलेक्ट्रॉन, 10 तो ये हो गए, 8 और 2 ये बचा 1। तो ये 281 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया दादा, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें और समझ लो। जो सबसे बाहर वाला कक्ष होता है, जैसे इसमें एल शेल सबसे बाहर है, इस स्ट्रक्चर में एन शेल सबसे बाहर है, तो इसमें 281 में सबसे बाहर यही है ना। तो जो सबसे बाहर वाली शेल है इसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं दादा, सबसे बाहर वाली शेल को आप वैलेंस शेल कहते हैं। और इस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर। तो सबसे बाहर वाली शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, और सबसे बाहर वाली शेल में आपके
सबसे वाली शेल को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिए या लिए जाते हैं वो फिर मैं अभी आपको लास्ट टाइम आयंस वाला टॉपिक आएगा उसमें समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और अगर न्यूट्रल एटम है यानी आयंस अगर नहीं बने तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, शेल कैसे कह रहे हैं, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में कितना, वो फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें अब हमको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो टोटल आपके 118 तत्व हैं, यानी जो 118 एलिमेंट्स हैं, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीमेंट ऑर्डर में लगाए हैं। पहला हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा उसमें, हीलियम का 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड सो ऑन। ठीक है, सो एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्टिकल्स, नेमली द न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सो हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन विदाउट न्यूट्रॉन्स। Every atom has a nucleus that bounds one or more electrons around it. तो हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होगा जिसके आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ओके, so the nucleus typically has a similar number of protons and neutrons which are together known as nucleons. So nucleons क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है गाइस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसको एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं गाइस, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो एटम्स में सबसे पहले प्रोटॉन पे आ जाइए। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन इज एक्चुअली द इंडेक्स पार्टिकल ऑफ एनी एटम। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हम लोग नंबर की बात करें तो गाइस वो फिक्स है कि सोडियम है तो 11 है, क्लोरीन है तो 17 है, जिंक है तो 30 है, यानी कुल मिला के दो अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो ही नहीं सकते, किसी भी हाल में सेम नहीं हो सकते। तो वही कह रहा है, इफ टू एटम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम कहेंगे वो दोनों अलग अलग है, सेम एलिमेंट के नहीं होंगे। बस में आ रही, सो दे आर नॉट सेम एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर, यानी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। अभी बोला मैंने, जिंक का अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो मतलब उसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी 30 है। तो अब प्रोटॉन्स की संख्या से आप यहाँ पे बाहर के बारे में बता सकते हैं। तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट विथ, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। और यूरेनियम की बात करें, दैट इज हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जिसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं। फिर आओ न्यूट्रॉन पे। सो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स का जो साइज है वो प्रोटॉन्स के जैसा ही है, और एटॉमिक मास यूनिट 1.00867, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूट्रॉन्स है ना, तो जैसे जैसे पीरियड टेबल में आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर में डिफरेंस आता जाएगा। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन है लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है 2 न्यूट्रॉन्स हैं, टिन में 50 प्रोटॉन्स है 69 न्यूट्रॉन्स हैं, यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है 146 न्यूट्रॉन्स है। तो देख रहे हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे डिफरेंस इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, राइट। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज मास नंबर। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर निकालने के लिए आप बस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड अप कर दो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका मास नंबर तैयार कर देता है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए लिखा 2H1, ठीक। तो जो ऊपर की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं गाइस, ये आपका मास नंबर कहलाता है। ये क्या है, ये आपका मास नंबर है। और जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर कैसे निकालते हो, मास नंबर निकालने के लिए आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड अप कर देते हैं। क्या करते हैं,
मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एडअप कर देते हैं। एटॉमिक नंबर आपका किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? सर ये प्रोटॉन्स के बराबर तो हमेशा होगा ही, लेकिन अगर आयंस की फॉर्मेशन हो रही है तो भले वो वेरी कर जाए। अगर आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही, न्यूट्रल है, तो सर उतना ही इतना आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। ठीक है, चलो। सो इफ एन एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन इट रिमेन्स द सेम एलिमेंट बट becomes the isotope of the element। अब आइसोटोप क्या होता है ये अगले 10 मिनट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So different isotopes are identified by appending M to the upper left of the M division of the element। So अब यहाँ पर जैसे लिखा है 14C। तो वैसे मुझे पता है ना कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, राइट। अब कार्बन का मैं अगर एटॉमिक नंबर की बात करूँ, सो गाइस दैट इज 6, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ना लिखूँ चलेगा ही, ये हो गया 6, राइट। तो जो 14 है ये क्या है? ये मास नंबर है गाइस, राइट। और जो 6 है ये एटॉमिक नंबर है, राइट। सो मास नंबर निकालने के लिए आप क्या करते हैं? फॉर द मास नंबर यू विल ऐड अप प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, right? And atomic number that's always equal to the number of protons. So 14C is an isotope of carbon that has 8 neutrons other than the usual 6। So अब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि 14C ये आइसोटोप है कार्बन का जहाँ पे 8 न्यूट्रॉन होंगे 6 की जगह। अब 8 न्यूट्रॉन होंगे ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखना। सब मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए अब मास नंबर कितना है? यहाँ पे 14 मास नंबर दे रखा है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 दे रखी है। न्यूट्रॉन निकालना है तो कितना हो गया? न्यूट्रॉन की वैल्यू सर 8 ही तो निकल गई। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में सीधे क्या याद रखना है, या अभी ये मैंने मेंशन भी करा है कि आप अगर डायरेक्टली मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर रहे हैं तो वो भी एक ही बात कर रहा है। सर ये भी आपके न्यूट्रॉन के बराबर ही निकलेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर तो हमको पता ही है प्रोटॉन्स के बराबर होता है। सो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट्स द पॉइंट। फाइन। तो 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, और वही यहाँ पर लिखा भी था। क्लियर? ओके। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? सो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी 0.000549 atomic mass unit negatively charged particles हैं। They orbit the protons and they make up an atom's nucleus like planets orbiting the sun। So it is a rough description at best. However, advances in the quantum physics have led to the concept of discrete orbitals about the nucleus between the electrons may jump। But हमारा जो एग्जामिनेशन लेवल है वो 10th लेवल तक का ही पूछता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। So these orbitals correspond to different electromagnetic energy levels and are given names as S, P, D and F. Okay. Now guys, normally the number of electrons in an atom is equal to the atomic number, right? लेकिन ये कब होता है? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा जब आपने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए नहीं है, यानी कि जब आपका वो जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। Some atoms have different number of protons and electrons resulting in a net positive और negative charge। तो ऐसे एटम्स को आप आयंस कहते हैं। जैसे सोडियम था, अब आपने बोला कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है सर वो 11 होता है, करेक्ट। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 11 होगी, करेक्ट। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखवाया था तो वो कॉन्फ़िगरेशन बना था 2,8,1। फॉर्मूला क्या था? 2n² से हमने बना लिया था, ये आपको पता ही है। लेकिन देखो किसी भी एलिमेंट को जब स्टेबल होना तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? टेल मी, क्या यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? ओके। सो आउटर मोस्ट शेल में सर मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे। अब आउटर मोस्ट शेल में अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी लिए क्या कर सकता है? इट कैन एक्चुअली लूज द इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक। तो ये बन जाएगा Na+। अब मुझे बताओ इस केस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है?
तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन ही तो लूज किया है, प्रोटॉन थोड़ी लूज किया है। तो प्रोटॉन की जो संख्या थी वो तो 11 की 11 बनी रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया तो ये रह गए 10। तो इस केस में यू कैन जस्ट सी दैट प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, और ये सर आपका मेटल की तरह काम कर रहा है, दिस इज नोन एज कैटायन। यानी क्या बन गया, आयन बन गया। मैं इसी की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, अगर इलेक्ट्रॉन दिए या लिए नहीं जाएंगे तो सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है तो कैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है तो फिर वो एनायन बन जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन प्रोटॉन। ओके, तो फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 0.005486 AMU, प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड 1.007276 AMU, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर 1.008665 atomic mass unit. So the number of protons, neutrons and electrons in an atom can be determined from a set of simple rules. Number of protons in the nucleus is equal to the atomic number. We know that already. The number of electrons in a neutral atom is equal to the number of protons. That also we have discussed. Mass number is the sum of protons and neutrons. We know that the number of neutrons is equal to the difference between the mass number and the atomic number. अभी हम लोग ये सारी चीज सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं 12C, 13C, 14C। सो गाइज अब यहाँ पर आप देखिए 12C, 13C एंड 14C, गाइज इन तीनों ही केस में आपके जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सेम। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 6 6। तो गाइज ये देख रहे हो एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो गाइज अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है तो इसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप अभी डेफिनेशन वाइज भी मैं अगले 2 मिनट बताने वाला हूँ। सो पी को लिंक करो प्रोटॉन से। हम लोग जानते हैं ना प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो अगर मैं कह दूं कि सेम प्रोटॉन्स हैं या सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, तो डेट मीन्स वो आइसोटोप है, सिंपल सा। तो पी डेट मीन्स पी वाले पार्ट को हम लोग प्रोटॉन से लिंक कर सकते हैं। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय राइटिंग द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ फॉर द एलिमेंट। देख रहे हो, तो ये अपर लेफ्ट कॉर्नर हो गया। सो 12C, 13C, 14C आदि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन जहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 दे रखा है, इनमें आपके 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, राइट। सो इफ एटम्स आर न्यूट्रल, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दिए ली गए नहीं है तो सर वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो 12C, 13C, 14C में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो 6 हैं, नो डाउट। लेकिन सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गए 6, 12 में 13 में 6 गए 7 और 14 में 6 गए 8। सो यहाँ से आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल आएगी। व्हाट अबाउट एटॉमिक मास, the atomic mass of an atom is approximately equal to the number of protons plus the number of electrons, since the mass of the electrons is practically negligible. Okay, so atomic mass of an atom is equal to number of protons plus the number of neutrons. Typing error hai, it will be neutron, right? So the mass of an atom, it is the mass of an atom in a chemical element. It is roughly equivalent to the total number of neutrons and protons present in the atom. So that's not exactly, लेकिन हाँ roughly neutrons और protons के सब के बराबर ही होते हैं, ठीक है। So it is expressed in the atomic mass units, denote हम लोग U से कर देते हैं, तो AMU हो गया। So एक AMU की definition क्या होती है, 1 AMU is equal to the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 and relative atomic mass of the elements which is determined by respect to 12 atom, right। अब देखो एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 2 है, सॉरी 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40, right। Now guys, what are molecules? So molecule is defined as the smallest unit of a compound that contains the chemical properties of the compound. Molecules are made up of group of atoms which are held together by the chemical bonds. Molecules can be a formation of atoms of a single element or a combination of different elements. Molecules form matter which are found in the organic substances. So there are different type of chemical bond that holds molecule together. अब ये जो chemical bonds का मैं example ले रहा हूँ, तो वैसे तो मैं आपको इसको समझाऊंगा जब हम लोग chemical bonding समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो chemical bonds अलग अलग टाइप के होते हैं।
जैसे आयनिक बॉन्डिंग है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉरी, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक एक ही बात है। दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग है, और तीसरी आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे सोडियम है गाइस, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको बताइए 2,8,1, 2 बार हम लोग कर ही चुके हैं। ऐसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इट्स 2,8,7। अब सोचना कि क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। सोडियम आउटर मोस्ट शेल से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, यानी सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये बन जाएगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब ये बन गया 2,8। देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे क्लोरीन जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर, ये बना देगा 2,8,8, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये हुआ कैसे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो Na+ और Cl-, अब ये जो अपोजिट चार्जेस हैं, नॉन मेटलिक आयन आपका Cl- और मेटलिक आयन Na+, तो ये आपका आयनिक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन हुई है। खैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अलग से चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट अबाउट आइसोटोप्स, आइसो अभी डिस्कस किया था, आइसो का मतलब होता है सेम, और p वाले पार्ट से लिंक कर लो प्रोटॉन्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो isotopes are the atoms with same number of protons but they have a different number of neutrons. So isotopes are atoms with same number of protons but have a different number of neutrons. That's the important thing. Fine. So atomic number is always equal to the number of protons, and atomic mass is the sum of protons and neutrons. So atomic number is the atomic mass is equal to the sum of number of protons and the number of neutrons. Okay, so we can say that isotopes of are the elements with same atomic number but different mass number. इसके बाद अच्छा इसमें हिंदी वाले पार्ट पे इसको कट कर दें। नेक्स्ट, एटम्स एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हमको पता ही है सर। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, वो ये रहे 1h1 2h1 3h1। तो देखो 1 आपका मास नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर है, 2 मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर, 3 मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर। तीनों ही केस में आपके जो एटॉमिक नंबर है देवर सेम। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन सेम है, सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग आइसोटोप कहते हैं। करेक्ट। ओके, सो गाइस मास नंबर एक एटॉमिक नंबर एक, अब मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करूंगा, 1 माइनस 1 0। सो प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 0 होती है, 2 माइनस 1 1, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 होगी ड्यूटेरियम में, और 3 माइनस 1 2, तो ट्राइटियम में 2। तो गाइस जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर में हमने जो फॉर्मूला सुना है D2O, तो हम लोग ये लगता है डी कहाँ से आ गया था, वो डी एक्चुअली यहाँ से आया है, वो भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी कि ड्यूटेरियम है। क्लियर। ओके, सो दैट्स क्लियर। अब आओ आइसोबार पे। आइसोबार क्या होता है मेरे भाई, अब ऐसे सोचो जैसे मान लो कि हमने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी आज ना बर्थडे पार्टी है मेरी, तो मेरा दोस्त कह रहा था बार में आज पार्टी कर लेंगे। अब मैं एज अ टीचर, या फिर आप एज अ स्टूडेंट, या फिर वो एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर मम्मी से बार में पार्टी करने के लिए बात कर ली आपने कि दोस्त मैं बाहर जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है मम्मी क्या करेंगी? मम्मी बार की जगह घर से बाहर निकाल देंगी, और वो बेलन झाड़ू चप्पल ये सब पड़ेंगे वो अलग। बार में जाने के लिए जैसी परमिशन ली जाएगी, चाहे वो मेरी मम्मी हो, आपकी मम्मी हो, दुनिया में कोई भी मम्मी हो, सबकी माँ एक जैसी होंगी, अपने बेटे को बिगड़ने थोड़ी देंगी। दिल भी लाइक अच्छा बेटे बिगड़ रहे हो बताते तो पिट्टी करेंगे तुम्हारी। तो बार में जाने के लिए सबकी माँ बरा एक जैसी हो जाएगी, सेम माँ, कि भाई साहब नो दैट्स बैड नॉट अलाउड। सो सेम माँ, माँ से याद कर लो कि बार में जाने की बात करोगे तो आइज मीन सेम, बार में जाने के लिए सबकी माँ एक जैसी हो जाएगी, मना कर देंगी, तो मास नंबर, तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो isobars are the atoms of different chemical element that have same number of nucleons, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बो। So isobars differ in atomic number but have same mass number discussed. So isobars जो टर्म है ये एल्फ्रेड ने सजेस्ट किया था 1918 में।
ये ग्रीक वर्ड आइसोस से है जिसका मतलब है इक्वल और बारोस का मतलब वेट। तो सीरीज ऑफ आइसोबार्स हैविंग द सेम एटॉमिक मास ऑफ 64 आर कोबाल्ट निकल कॉपर आयरन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है निकल और कॉपर का। ये देखो, ये निकल का स्ट्रक्चर है, ये कॉपर का स्ट्रक्चर है। तो निकल में जो प्रोटॉन्स की संख्या वो 28 है, न्यूट्रॉन की संख्या 36 है। कॉपर में प्रोटॉन्स की संख्या 29 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 35 है। मास नंबर कैसे निकालते थे? अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मास नंबर निकालने के लिए हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं। मास नंबर निकालने के लिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड अप करेंगे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जब ऐड अप करोगे तो सर यहाँ पे प्रोटॉन्स 38, न्यूट्रॉन्स 36। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जैसे ऐड अप किया द आंसर इज 64। ऐसे कॉपर में 29 आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 35 आपके न्यूट्रॉन्स। 29 और 35 को जैसे ऐड अप करोगे यू विल गेट 64। सो गाइस 64 दैट्स कॉमन इन बोथ, राइट? 64 is common in both. So what we can say, 64 क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, हम लोग कहेंगे सर ये तो आइसोबार हो गया। करेक्ट, क्योंकि एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। ओके, व्हाट अबाउट आइसोटोन? तो आइसो मतलब सेम होता है, एनी को हम लोग लिंक करेंगे न्यूट्रॉन से, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जैसे क्लोरीन 37, पोटेशियम 39 लिखा हुआ है। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। जस्ट चेक, मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 37 माइनस 17 विल गिव यू 20। पोटेशियम के केस में 39 में से 19 जाएंगे, इट विल अगेन बी 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 20। so chlorine 37, potassium 39, they are isotones, correct? So the nucleus of this species of chlorine has 17 protons and 20 neutrons, and the nucleus of species of potassium has 19 protons and 20 neutrons. तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों बराबर है, तो we'll say they are isotones, right? And the final part is iron. Now, तो एटम और मॉलिक्यूल इन विच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको आयन कह देते हैं। जैसे एनायन है, एनायन में क्या होगा, जैसे क्लोरीन था तो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन बन गया था 2,8,8, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 18, प्रोटॉन्स हैं 17। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एनायन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। कैटाइन Na प्लस, जहाँ पे प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कैटाइन। तो आयन जिस ऑफ अ सिंगल एटम, तो अगर आयन इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो एटमिक, क्योंकि सिंगल एटम है। अगर दो या दो से ज्यादा है तो पॉली एटमिक। तो पॉली एटमिक वाले केस में आप सल्फर का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एसिड। तो अब यहाँ पर जैसे सोडियम का भी एग्जांपल बताया था, ये आयनाइजिंग प्रॉपर्टी जो है, आयनाइजेशन वाला पार्ट, वो कैसे होता है, बाय गेनिंग और गिविंग द इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, राइट, वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो वैलेंस शेल में सोडियम के हो गए एक इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो ये 2,8 बन जाएगा, तो ये भी दिखा रखा है। इससे क्या बन गया, ये कैटायन बन गया। ऐसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 है तो वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Cl माइनस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है, राइट? सो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट था, यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी पीरियोडिक टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लास, फाइन। तो अभी भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेरीज? तो कोई डाउट या क्वेरीज हैं तो आप लोग प्लीज पुट अप कर लीजिए। सो नो डाउट्स? ओके फाइन, ठीक है। तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पर इसे कवर कर लिया है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री का ना आप कोई भी लेक्चर स्टार्टिंग में मिस मत करना, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे और केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। बट द पॉइंट इज वी नीड टू हैव अ लुक एट ऑल दी सेशंस, फाइन।
तो चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए, वील मीट इन दी नेक्स्ट क्लास इन। और इसमें जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बेसिक चीज़ें समझी, 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला बेसिकली क्या बता रहा था एंड ऑल, तो दीज थिंग्स विल बी लिंक्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। तो पीरियड टेबल में भी और केमिकल बॉन्डिंग में भी ये काम आएगा। तो इसमें से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम आईडी या फिर कम्युनिटी सेक्शन या फिर आप लाइव क्लास में आके अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।